नमस्कार स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार। मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आज फिर से। स्टूडेंट कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक हो गए। स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैं आपको ये डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, ये 9th आईसीएसई बोर्ड का एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन चैप्टर है स्टूडेंट, और उसका 3rd लेक्चर है। और आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा था स्टूडेंट, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या क्या मेन मेजर्स कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, उनका सोर्स क्या है ये पढ़ना है, ठीक है, आज के लेक्चर में। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे पहले देखो 5 तरह के ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे, उसके बाद मीथेन को पढ़ेंगे यानी कि CH4, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? वाटर वेपर पढ़ेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी होता है, वाटर वेपर होता है, और एक क्या होता है स्टूडेंट? और एक होता है स्टूडेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये 5 तरह के जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट ऑक्साइड ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचुरल सोर्स क्या है स्टूडेंट? नेचुरल सोर्स क्या है इसका? रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। स्टूडेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जितने भी एनिमल्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? ग्लूकोज जब भी क्या होता है? डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? डिकम्पोज होता है, और वहाँ से क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है, और उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है स्टूडेंट? H2O एंड CO2। इस तरह से क्या हुआ? CO2 जो है इवॉल्व होता है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? CO2 इवॉल्व होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा है? CO2 H2 एनर्जी, यानी कि यहाँ से क्या रिलीज हुआ? बोलो CO2। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट, नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट और एनिमल जो होते हैं स्टूडेंट, प्लांट एनिमल, ठीक है, इनका नेचुरली क्या होता है? डिग्रेडेशन होते रहता है, ठीक है, और इनके टिश्यूज में कार्बन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और कार्बन क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट मैन मेड सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है, मैन मेड सोर्सेज क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मैन मेड सोर्सेज से कहाँ से मिलते हैं उसको देखना है स्टूडेंट, ठीक है। देखो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं स्टूडेंट, जब उनका कंबशन होता है स्टूडेंट, तो वहाँ से यानी कि कार्बन का, ऐसे मान लो कोल, ठीक है, कोल मतलब कार्बन का बना होता है, तो जब भी उसका कंबशन होता है यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? जब उसको बर्न किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी तरह से मीथेन जब बर्न होता है, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और नेचुरल सोर्स है। तो जब इनका कंबशन होता है, इनका बर्निंग होता है, तो वहाँ से क्या मिलता है? CO2 मिलता है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। मेनली अगर हम आपसे कहें तो मेटल कार्बोनेट, जब भी मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाता है तो वहाँ से क्या फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वहाँ से रिलीज होता है, जो कि हार्मफुल क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर का फर्मेंटेशन। स्टूडेंट शुगर का फर्मेंटेशन जब होता है तो वहाँ से, अच्छा ये फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन जो शुगर होता है, ठीक है, तो उसका फर्मेंटेशन करने से क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस है, उससे क्या मिलता है हमको? अल्कोहल मिलता है, यानी कि इथेनॉल मिलता है, और साथ में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या? एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ये जो ऑटोमोबाइल से गाड़ियाँ हैं, गाड़ी, ठीक है, उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? उससे भी निकलता है धुआं, ठीक है, तो वो भी काफ़ी हार्मफुल है हमारे लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ अदर सोर्सेज की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है स्टूडेंट, ठीक है, RSS में कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ अदर सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मीथेन, ठीक है, और क्या? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद क्या है? वाटर वेपर, और एक क्या लास्ट में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मीथेन की बात करते हैं। मीथेन सबसे पहले नेचुरल सोर्स क्या है मीथेन का, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा गया? बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर रिलीज मार्स गैस। अच्छा मार्स गैस मतलब मीथेन को कहते हैं मार्स गैस, ठीक है, कॉमनली क्या बोलते हैं? मार्स गैस, मतलब मार्स गैस कहते हैं इसे, ठीक है। बैक्टीरियल डीके ऑफ द वेजिटेबल मैटर रिलीज मार्स गैस विच इज मेनली मीथेन। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो जो है वेजिटेबल मैटर को, वेजिटेबल मास को, वेजिटेबल क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या करते हैं? डिकम्पोज करते रहते हैं, यानी कि उनका डिके होते रहता है, ठीक है। तो उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? उससे मास गैस प्रोड्यूस होती है। मास गैस यानी कि मीथेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए।
और नेचुरल गैसेस एसोसिएट विद द पेट्रोलियम कंटेन अबाउट 75% मीथेन। देखो यहाँ पर स्टूडेंट, नेचुरल गैस जो होता है पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट में, पेट्रोलियम वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं सब में मीथेन जो होता है 75% रहता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और इसके बाद क्या है, कोल पॉकेट्स कंटेन मीथेन, ठीक है, फायर डंप जिन्हें कहते हैं। और ये भी क्या होता है, मीथेन कंटेन करता है, ठीक है। मैन मेड सोर्स क्या है, ठीक है, मीथेन का, मीथेन जो है, मीथेन गैस जो है कैसे बनता है, ठीक, कैसे मिलता है, मैन मेड सोर्स से, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से मिल जाता है। जैसे नेचुरल वेटलैंड एंड राइस पैडीज रिलीज मीथेन, ये जो राइस छिलके जो होते हैं चावल के, ठीक है, इनसे भी क्या मिलता है, मीथेन मिलता है, ठीक है, जो इनको बर्न किया जाता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस गैस, केमिकल प्रोसेस में कैसे, गैस ड्रिलिंग, कोल माइनिंग, बायोगैस बर्निंग प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है। गैस को जब ड्रिल किया जाता है, गैस निकाला जाता है कोई भी, ठीक है, उसके बाद इम्प्यूरिटी, एज इम्प्यूरिटी भी मीथेन रहता है। कोल माइनिंग, जहाँ पर कोयला जब माइनिंग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, कोल जहाँ से निकाला जाता है तो वहाँ पर भी मीथेन का कुछ परसेंटेज रहता है। बायोमास को जब बर्न किया जाता है, बायोमास को, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है बायोमास, तो वहाँ से भी क्या प्रोड्यूस होता है, मीथेन, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मेन यहाँ पर कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, मेन नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है यहाँ पर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है स्टूडेंट, ठीक है। और ये कैसे बनता है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग पढ़ चुके हो। एरोबिक रेस्पिरेशन जो करते हैं यानी कि हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जब है जो एटमोसफेयर का जो नाइट्रोजन उसको क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, ठीक है, समझ लो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत छोटे छोटे प्लांट के पास जो रहते हैं, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। आ रहा समझ में, तो ये क्या है, हार्मफुल एक तरह से, ठीक है, आ रहा समझ में। तो बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। और एक्सेल क्या करते हैं फिर, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं, ऑक्साइड नाइट्रोजन के, ये सब क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मैन मेड सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज क्या है इसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे मान लो हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर जनरली होता है क्या, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनस मतलब उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट रहता है, नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं उससे भी, ठीक है। एंड सोल कल्टिवेशन रिलीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और जब कल्टिवेट किया जाता है मिट्टी को, ठीक है, तो भी उससे क्या प्रोड्यूस होता है, बोलो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ बायोमास, ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट होने से भी, आ रहा है समझ में, ऑटोमोबाइल्स में जो गैस एग्जॉस्ट होती है उससे भी क्या मिलता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड उससे भी फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद वाटर वेपर, वाटर वेपर भी जो होता है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस का ही एक ये भी मेजर एक है, ठीक है, इसका भी इफेक्ट है। ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन इन प्लांट, देखो ये वाटर वेपर कैसे बनता है, कैसे ज़्यादा बनता है, जब प्लांट जब ट्रांसपीरेशन करता है, ट्रांसपीरेशन यानी कि एक्सेस वाटर जो होता है, जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर, तो जो एक्सेस वाटर बच जाता है तो उसको लीफ में जो स्टोमेटा होता है उससे क्या करता है, वो बाहर निकालता है, ठीक है, आ रहा है समझ में, पोर्ट से मतलब अपने, तो उससे उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं, यानी वाटर जो लिक्विड है उसको वेपर के फॉर्म में क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो वाटर वेपर जब कंटेंट जब ज़्यादा हो जाएगा तो भी क्या हमारे लिए अलार्मिंग कंडीशन है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज वो भी एक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये कूलेंट के ऐसा यूज किया जाता था पहले, एयर कंडीशनर वगैरह जो होता है, अभी लेकिन इसका यूज फॉरेन में तो पूरा बंद हो गया, और इंडिया में भी यहाँ तक यूज का नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर समझ लो ये जो प्रोड्यूस होता है ना, बैन लगा दिया गया, ठीक है, इस पर, इसको, ठीक है, आ रहा समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है इसका, इसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, जियोग्राफिकल कंडीशन से क्या, इससे कैसे मतलब बैलेंस कैसे खराब हो जाता है उनका, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द मेल्टिंग ऑफ आइस विच रिजल्ट इन द राइज इन सी लेवल कॉजिंग द कोस्टल फ्लडिंग एंड इरोजन। देखो स्टूडेंट, अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ता है, बढ़ जाएगा, बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ओवरऑल ग्लोब का क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है स्टूडेंट, आइस क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, जिससे क्या होता है, सी लेवल क्या होता है, सी लेवल इंक्रीज होता है धीरे धीरे, ठीक है, हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ठीक है। और जिसके चलते क्या होता है, कोस्टल वाले जो एरिया हैं
वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, डूबना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वाटर लेवल जब आगे आएगा तो एरिया को क्या करेगा, कवर कर लेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट है इसका। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी होता है इससे स्टूडेंट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है स्टूडेंट, ट्रॉपिकल रीजन एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, और नॉर्थन लैटिट्यूड में क्या एक्सपीरियंस होगा, शॉर्टर एंड वेटर विंटर। मतलब वहाँ पर बहुत कम समय के लिए क्या आएगा, विंटर आएगा, ठीक है। मतलब क्लाइमेटिकल चेंज ये सब होता है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, देखा भी जा रहा है इसका इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट है इसका, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। देखो, कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। इससे ये होता है कि लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रक्शन, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब विनाश एक तरह से, ठीक है, होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे स्पीसीज क्या हो रहे हैं धीरे धीरे, एक्सटिंक्शन यानी कि लुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद क्या, एग्रीकल्चरल एंड प्लांट लाइफ पर क्या इफेक्ट है इसका, अफेक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ट्री, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड फर्टिलिटी, ठीक है। मतलब क्लाइमेट चेंज के चलते क्या है, प्लांट के लाइफ साइकिल में भी क्या होता है, बैलेंस खराब हो जाता है उसका, ठीक है। उसका ग्रोथिंग रेट कम हो जाता है, फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट इससे होते हैं। वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज, कैसे रिड्यूस किया जाए ग्रीन हाउस गैसेज को, देखो, यूजिंग फ्यूल्स विच रिलीज लेस ग्रीन हाउस गैसेज। ऐसे फ्यूल यूज करो जिनसे बहुत कम क्या मिले, हमको ग्रीन हाउस गैसेज मिले। अच्छा, ये सारे फ्यूल्स तो हम लोग यूज करते ही, क्या क्या यूज करते हैं, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कंटेन क्या करता है, प्रोपेन कंटेन करता है, तो इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें मीथेन नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में। सीएनजी की अगर हम बात करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये मीथेन कंटेन करता है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि इसका इफेक्ट है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट थोड़ा, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद क्या है, कुछ अदर सोर्सेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदर सोर्सेज क्या है स्टूडेंट, अदर सोर्सेज ये है, सबसे पहले क्या है, सोलर एनर्जी। हम क्या यूज कर सकते हैं बोलो, सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, यानी कि सनलाइट। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है सोलर पैनल बैठाने में, लेकिन बहुत अच्छा ये इफिशिएंट है, ठीक है। और इससे पॉल्यूशन बहुत कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें विंड एनर्जी, विंड एनर्जी जो होता है, इससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन ना के बराबर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। विंड एनर्जी यानी कि विंड के पावर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर यानी कि जो डैम होते हैं ना, बड़े बड़े डैम, तो उससे डैम से क्या होता है, वाटर बहुत हाइट से क्या होता है, नीचे गिरता है, तो उससे क्या होता है, उससे जनरेट होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमो रोटेट करता है, उससे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो पावर को जनरेट करने में, ठीक है, ये होता है। और इसमें भी कोई पोल्यूशन नहीं है, मतलब। इसके बाद क्या, हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन को फ्यूल के जैसा यूज किया सकता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बहुत ही कम, ना के बराबर पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एकदम नहीं करता है, और बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है। लेकिन इस हाइड्रोजन फ्यूल को हैंडल करना थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंसिव है हमारे लिए अभी के लिए। लेकिन आने वाले समय में ये सब यूज होने वाला है, क्योंकि रॉकेट में हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है, तो आने वाले समय में ये सब यूज होंगे। और कैसे हैंडल किया जाएगा, इसके लिए इक्विपमेंट भी बन रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें बायोफ्यूल्स की, अगर हम बात करें, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड मिक्सड विद डीजल। बायोफ्यूल्स क्या स्टूडेंट, कुछ प्लांट से ऑयल्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको डीजल के साथ मिक्स करके फिर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उसको कहते हैं बायोफ्यूल्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बायोगैस, क्या होता है, बायोगैस कहाँ से मिलता है, बायोमास, सिवेज, ये सबसे मिलता है, ठीक है। बायोगैस ये ऑर्गेनिक है एक तरह से, तो इसके यूज होने से कोई भी पोल्यूशन बहुत कम, मतलब पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट में हम लोग ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अदर वे टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस, और कौन कौन से उपाय हैं, और कौन कौन से हम लोग तरीके अपना सकते हैं। पहला क्या है स्टूडेंट, मोर प्लांटेशन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस CO2 रिक्वायर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम लोग क्या करना चाहिए, प्लांटेशन यानी कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट में, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जानते हो आप लोग, एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, CO2 रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। रिड्यूस बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोमास, यूज बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोग को सेव करना है अपने फॉरेस्ट को, ठीक है, जलने से, समझ में आ रहा है, बर्न होने से रुकना है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये काम करना है, और बायो फर्टिलाइजर यूज करना है हम लोग को, ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं यूज करना है, ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद फिर देखो, फिर क्या लिखा जा रहा है, फॉर्मुलेट न्यू इको फ्रेंडली पॉलिसीज थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके
एक नया एक पॉलिसीज बनाना चाहिए हम लोग को, एक नया सिस्टम बनाना चाहिए, कैसे इस पर काम करना चाहिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट पूरे इन्वायरमेंट में पड़ रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनली इसको सोचा जा रहा है और हमारे इंडिया में भी आई होप सोचा जा रहा है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर लगना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट को लगना चाहिए सीरियसली, ठीक है। इसके बाद फिर देखो स्टूडेंट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज का कंट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल वार्मिंग पर, ठीक है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है स्टूडेंट, CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये 55% कंट्रीब्यूशन है इसका, आप समझ लो अकेले पूरा ग्लोबल वार्मिंग पर, ठीक है। और ये एनुअली मतलब रेट इसका इंक्रीज होते आ रहा है, 0.5% से बढ़ते आ रहा है ये, ठीक है। ये अलार्मिंग कंडीशन है हमारे लिए। इसके बाद क्या है, मीथेन। मीथेन का कंट्रीब्यूशन कितना है एनवायरमेंट में स्टूडेंट, 15% है, ठीक है। और इसका रेट क्या है, देखो एनुअल रेट क्या है 0.9%। देखो इसका इससे भी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड के भी रेट से इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद क्या, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसका कंट्रीब्यूशन है 6% और इसका इंक्रीजिंग रेट क्या है पर ईयर का 0.3%, ठीक है। और वाटर वेपर, इसके बाद में वाटर वेपर वेरी करते रहता है, इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं है परसेंटेज। और इसके बाद क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका कंट्रीब्यूशन 10 से 24% है और ये 4% से इंक्रीज हो रहा है, समझ लो। इसका सबसे ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये देखो 4% से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारे गैसेस को रिड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर सर्वाइव करना है तो हम लोगों को, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बड़े मेहनत से आप लोगों के लिए हम लेक्चर बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट, ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स पर आप अपना कमेंट भेजिए, ठीक है। RSS में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ये हमारा मोटिव रहता है स्टूडेंट, ठीक है। RSS में स्टूडेंट, तो अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, फिर से मिलते हैं आपके लिए नए कंसेप्ट लेकर के आते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू स्टूडेंट।